370 बिरयानी 370 पे लगे मैं वसूल करूंगा। पहले मैंने बहुत इग्नोर किया, मैंने बस मेरे इंस्टा पे साथ में बस वही आते रहा फिर मुझे खुद ही घिन हो गई उस इंस्टा से। उसने बहुत एक्स्ट्रा बोल दिया, उसने वो बनावटी बोला है बहुत ज्यादा। मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने वो क्या कहते हैं पजामी। इतना तो हुआ भी नहीं होगा जितना उसने बता दिया। वो exactly. लग रहा था फेंक रहा है। मैं उसको गलत नहीं बोलूंगी। उन्होंने बोला कि नहीं अटेंडेंस नहीं देंगे, फेल कर देंगे, तो मैंने क्या किया था, मैंने खुद ही फेल कर दिया अपने आप को। सेकेंड ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे, बकायदा गई हूँ पर मैं पूरी ऐसे बैठी मैं कुछ नहीं देखोगी यहाँ पे। वो रीजन था, काफी सारे अच्छे रैम बहुत प्यारे होते हैं, बस उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी होती है वैसी खतरनाक सी, बट नहीं दे आर सो क्यूट। जितनी भी लाइक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं वो कहीं बाहर भी जाएंगे ना, उनका मानना है कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। बट सम काइंड ऑफ बॉयज हो गए, मेल हो गए, उनमें ये है कि वो ऐसा क्यों कह रही है या मेरी जैसी लड़कियां जो थोड़ी ज्यादा ना डोमिनेंट है, मुंबई में काफी सारी लड़कियां जो रहती है वो डोमिनेंट होती हैं। डॉक्टर्स अगर ऐसी बातें करेंगे तो कितना अजीब लगेगा, उसके प्राइवेट पार्ट्स को मजाक उड़ा रहे हो। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो साला तुम लोग ये सब बातें करते हो, कैमरा के सामने आके बता रहे हो, अपना प्रोफेशन भी बता रहे हो कि यू आर डॉक्टर। शाम को डीएसपी का कॉल आ कि एफआईआर करवानी पड़ेगी। वो बोल रही है उसके पापा को कि अगर नहीं रहा तो आपको उठा के लिखवाएंगे। उसके फॉलोअर्स कम हो गए, उसके व्यूज गिर गए, सो उससे डिप्रेशन ज्यादा आने लगा है लोगों में। जो सिर्फ समझते कि कंटेंट क्रिएशन से ही वो पैसा कमाएंगे, उनके लिए ऑफ कोर्स अफेक्ट करेगा ना वो। यार आजकल की जनरेशन तो बहुत बढ़िया जनरेशन है, इनको कुछ टास्क लगता ही नहीं है, तो हर चीज में घुस जाते हैं। सोचते जेनज़ीज आर फार बेटर देन मिलेनियल्स। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार एपिसोड ऑफ इट्स गपशप टाइम। मैं हूं चिराग। मैं हूं अनिमेश। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक ऐसी एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने जम्मू से मुंबई तक का सफ़र अपनी मेहनत और अपने पैशन से तय किया, जिन्होंने शुरुआत तो थिएटर से की और अपनी सक्सेस में उन्होंने वेब सीरीज़ में काम किया, फिल्म्स में काम किया और अभी भी वो इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाती जा रही हैं। कुछ लोग पर्दे पर चमकते हैं और कुछ लोग अपनी शख्सियत से सबके दिल में जगह बना लेते हैं। और आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी खास मेहमान आई है जिन्होंने अपनी एक्टिंग को अपना प्रोफेशन ही नहीं अपना पैशन बना लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्लीज वेलकम मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट ब्यूटीफुल शर्लिन दत्त। सो हेलो मैन, कैसे हो आप? हाय अनिमेश, हाय चिराग, बहुत अच्छा कर रहे हो आप मुझे मिलके यहाँ पे आके। फर्स्ट ऑफ ऑल शर्लिन, आप बहुत खूबसूरत लगी हैं। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करें हम जी। शर्लिन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने जम्मू से, आपने कब ये चीज़ डिसाइड की कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? मैं जब 10th क्लास के एग्जाम दे रही थी तो उस टाइम पे मैं एक प्ले देखने चले गई थी थिएटर में। जम्मू में फेस्टिवल होते थे तो एक थिएटर में प्ले देखने चले गई थी। तब मैंने देखा कि यार वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दैट। आई वाज इमेजिनिंग माई सेल्फ ऑन दैट स्टेज। मैंने कहा चलो लेट्स गिव अ ट्राई। तो वहाँ पे एक थिएटर क्लब था, थिएटर ग्रुप था, उनको मैंने ज्वाइन किया और आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। तब घर वालों के लिए इट्स लाइक एक्टिंग एंड ऑल, इट्स वेरी फ्रॉम कंजर्वेटिव फैमिली नो, तो उनके लिए इट्स लाइक ठीक है चल रहा है, इनका कुछ नाटक वाटक चल रहा है, कौन सा तो कोई एक्टिंग करने चले जाएंगे। तो ट्यूशन के बाद आई एम अलाउड टू गो फॉर थिएटर ग्रुप, बट उसमें भी ऐसा होता था कि डेज होते थे, यू गो टू संडे जाओ, सैटरडे संडे चले जाओ, वैसा वीकेंड पे चले जाओ जब ऑफ है, जब ट्यूशंस नहीं है, ऐसे नहीं जाना है एवरीडे। बट मैं एवरीडे जाती थी, अपनी कभी कभी ट्यूशंस बंक करके चले जाती थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि नो आई शुड टू। एंड मेरे घर वालों को तब पता चला था, उनको नहीं पता था कि मैं कोई फेस्टिवल में पार्ट लेने वाली हो। न्यूज़पेपर में आ गया था, आई गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन बेस्ट न्यू कमर अवार्ड बेसिकली इन थिएटर फेस्टिवल ऑफ जम्मू। तो वो न्यूज़पेपर में आ गया था और घर पे जम्मू में हर घर पे न्यूज़पेपर आता है, तो उन्होंने पढ़ लिया था। देन दे गॉट टू नो एंड उन्होंने कहा कि कर लिया, तो उनको तब भी इतना बढ़ी बड़ा ठीक है थिएटर कर लिया ये वो। बट व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे मुंबई जाना है तो एवरीवन वाज अक्यूज्ड कि नहीं इंजीनियरिंग करो, क्या करना है, साइंस स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग कर लो, आईपीएस करो, केएस करो, ये सब कुछ करो।
उनका इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था बेसिकली कि मुझे एक्टर बनना है बस। सो शर्लिन, आप बाय फ्लाइट आए थे या बाय ट्रेन आए थे मुंबई? ओ सो मैं मुंबई क्या करने आई थी मैं ये बताती हूँ पहले आपको। मैं यहाँ पे एक्टिंग करने नहीं आई थी, वो मुझे पता है कि मैं एक्टिंग करने आई थी, पर मेरे घर वालों को और बाकी सारी दुनिया को ये पता है कि मैं यहाँ पे पढ़ने आई थी। तो मैं ट्रेन से आई थी फर्स्ट टाइम अपने मम्मी पापा के साथ, और मेरे छोटे भाई भी आया था, और मैं आई थी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में। मुझे कुछ प्रोसीजर नहीं पता था एक्टिंग का, ABCD कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे पता है कि बस एक बार मैं मुंबई पहुंच जाऊं सही तरीके से, घर से भाग के तो जाना नहीं था, वो ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी जगह ना हर कोई बना लेता है सही तरीके से भी। एक गलत तरीका होता है कि मैं भाग के आ जाऊं, उस टाइम स्ट्रगल करती रहूं कि घर वाले भी साथ में नहीं है और ऐसे भी स्ट्रगल करते रहूं। एक होता है कि सही तरीके से थोड़ा घर वालों को समझा के डोल मडोल करके आप आ जाओ। तो मैंने वैसे ही थोड़ा किया कि मैंने घर पे बोला कि मुझे तो स्टडी करने जाना है, सो आई हैव डन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा ये कोर्स तो सिर्फ मुंबई में होता है ये तो होगा ही नहीं। मैंने कहा ये तो दिल्ली में होगा। एंड घर वाले दैट टाइम दिल्ली को बड़ा ही अगेंस्ट मान रहे थे लड़कियों के लिए, इतने सारे रेप केसेस ये सब चीजें तब चल रही थी, दामिनी केस ये वो तब बहुत फ्लॉन्ट हुआ था उस टाइम पे। मैं दिल्ली तो नहीं भेजेंगे, हमारी एक लौती लड़की है, इनको दिल्ली, मुंबई थोड़ा सेफ है, मुंबई भेज देते हैं कोई बात नहीं। तो मुझे बाकायदा छोड़ने आए थे। तो आई टुक एडमिशन इन पिल्लई's कॉलेज नवी मुंबई में। नवी मुंबई पता नहीं था कि वो मुंबई नहीं है मतलब भगवान ने बोला ठीक है मुंबई आ, लेकिन मुंबई नहीं पहुंचा मुंबई में तेरे को, मैं देखो महाराष्ट्र के कोने में छोड़ दूंगा कहीं पे और फिर खुद देख लेना। तो दैट टाइम मैं बस मुंबई पहुंची और ट्रेन से पहुंची, और सिर्फ मुंबई एक्टिंग करने नहीं सिर्फ पढ़ने पहुंची थी। बहन मुझे ही लग रहा है कि मैं आपसे इतना रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी यहाँ पे अभी मास्टर्स कंप्लीट किया लास्ट ईयर, सो तभी मैं स्टे कर पाया था यहाँ पे। और फिर अभी सोचा घर वालों को कन्विंस करते हैं कि कुछ करते हैं बॉम्बे में, तो कुछ टाइम मांगा है उनसे हमने कि चलो एक्टिंग में ट्राई करते हैं। तो फिर साथ साथ मन किया कि चलो पॉडकास्टिंग करते हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। और आपने सही टाइम पे पॉडकास्ट शुरू कर दिया। मतलब काफी लोग होंगे जो आने वाले टाइम पे सोचेंगे कि अभी हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे काफी सारे खुद के फ्रेंड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बट उन्होंने सोचा कि अभी पॉडकास्ट करते हैं, अरे अभी तो बहुत सारे हो गए, अभी क्या करेंगे, अभी कुछ नया आएगा तो करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, आप कभी भी रेस में घुस जाओ, हाँ, आपको पता नहीं है कि कब आप कहाँ पे पहुंच जाओगे। सही बात है। बट बिफोर स्टार्टिंग शर्लिन, जब हम सोच रहे थे ना, लाइक एक्टिंग में भी हमारा सही चल रहा था बाय गॉड ग्रेस, जब हम सोच रहे थे कि हम पॉडकास्ट करते हैं, तो बहुत हम पहले डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए, कि हमारे साथ में कोई वर्क करेगा या नहीं करेगा, कि एक्टर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। जब हमने स्टार्ट किया सो लोगों का हमारे पास रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सो हमने स्टार्ट किया। बिल्कुल दैट्स गुड ना। आपको पता कैसे चलेगा जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे। हाँ, जब आप स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है कैसे नहीं। आप अपनी ओवर थिंकिंग के चलते कुछ भी नहीं कर सकते। एंड जैसे शर्लिन आपने थिएटर किया है, राइट? सो थिएटर ने कैसे आपको हेल्प किया आपकी जर्नी में? मतलब कितना हद तक आप वहां से सीख पाई और कितना आपने खुद किया? थिएटर ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं तब बच्ची थी, मतलब 11th-12th क्लास में थी, तो कुछ भी नहीं पता था, बस अच्छा लग रहा है देख के। आजकल जो एक्टिंग होती है लोग आते हैं, मतलब जो कैमरा एक्टिंग है दैट्स वेरी डिफरेंट है। ऑफ कोर्स आपने भी एक्टर की है तो आपको पता होगा। और थिएटर एक्टिंग जो है ना, वो आपके अंदर की फीलिंग्स और इमोशंस को जगाता है, जो कैमरा नहीं जगा पाता। आप कैमरा फेस कर लो, कभी भी आप कैमरा की तरफ देख लो, आपको पता है कि वो कैमरा है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। लेकिन आप थिएटर में कैमरा है ही नहीं ना, आपको पता ही नहीं ऑडियंस है। आप ऑडियंस को कौन देखता है? आप ऑडियंस को नहीं देख रहे हो कि ऑडियंस हमको देख रही है, आप उनसे रिलेट कर पा रहे हो। और आप जब उन ऑडियंस की शक्लें देखते हो ना, अपने आप को एक्ट करते हुए, अगर कोई सैड रोल कर रहे हो या कोई हैप्पी रोल कर रहे हो, तो सेम एक्सप्रेशन उनके होते हैं ऑडियंस के। कैमरा के वो सेम इमोशंस और वो फीलिंग्स भी दिखती है। तो थिएटर ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है एक्टिंग को समझाने के लिए, अपने इमोशंस बिल्ड करने के लिए, अपनी फीलिंग्स बिल्ड करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि आपको कैमरा की जरूरत नहीं है हर चीज में। स्टेज फुल स्टेज इज योर्स, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डू।
कैमरा की एक लिमिट है कि वो मुझे यहाँ तक ही कवर कर पा रहा है, वो मुझे पूरा नहीं कवर कर पाएगा, या यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे पीछे क्या हो रहा है, उनको उसको नहीं पता चलेगा। बट थिएटर में सब कुछ दिखता है, एंड थिएटर में स्टॉप नहीं होता है। अगर आप भूल गए तो भूल गए, उसको समझो, उसको ठीक करो। लोगों को कभी एक बार ऐसा भी हुआ था कि प्ले में कि मैं कुछ भूल गई थी, पर मैंने पता ही नहीं चलने दिया कि मैं कुछ भूल गई। और किसी को मेरी मतलब मेरे जो मेरे गुरु थे उस टाइम पे, जिन्होंने जो मुझे सिखा रहे थे, उनको भी नहीं पता चला कि मैं भूल गई। तो मैंने बाद में उनको बताया कि मैं वो डायलॉग भूल गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था, पर मैंने कुछ और भूल दिया। किसी को इम्प्रोवाइज कर दे, किसी को कुछ समझ आया नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उनसे ले रही थी कि कुछ खराब तो नहीं करके थे, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो थिएटर में एक फुल स्टॉप जो है ना वो नहीं होता बीच में, जैसे यहाँ पे कट, ठीक है, थिएटर में कट नहीं है। थिएटर में यू स्टार्ट एंड यू एंड, एंड देन यू गेट टू नो, आप उससे सीखते हो कि आपको कैसे अपने इमोशंस को काबू में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए फनी मोमेंट भी हो सकता है, आपको ओह शिट एम्बैरेस मोमेंट भी हो सकता है, लेकिन आपने उसको संभाला, अपने अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल किया, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं ऐसा था, मैं एक बार बंगाली प्ले भी कर रहा था, वो 2 महीने के लिए मैं वो करेक्टर को लेके चला ना, सो मेरी वॉइस में भी बंगाली टच आने लगा था। सो कोई कहता है तू बंगाली नहीं है भाई, तू नॉर्मल हो जा। मैंने एक शो किया था शिंगारी का, शिंगारी के 65 एपिसोड्स का प्ले का वो शूट था। वहां पे मेरा करेक्टर था एक तोतली महारानी का। मुझे हिंदी बोलनी है, शुद्ध हिंदी, पर तोतली में मुझे फर्क नहीं पड़ता था क्या बोल रही हूँ, मैं तो तोतला बोल रही हूँ। और ऐसा होता था कि कट होता था, मेरे डायरेक्टर मेरे से तोतला ही बात करते हैं। तो शर्लिन, मुंबई आने के बाद आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? मुंबई आने के बाद मेरा स्ट्रगल ये था कि मुझे अपने कॉलेज को समझाना था, प्रिंसिपल को समझाना था कि वही सेम चीज कि मुझे एक्टिंग करने दो, मुझे अटेंडेंस दे दो प्लीज, मुझे अटेंडेंस दे दो। ये मेरा एक स्ट्रगल था। पर मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं पिलाइस में थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नाम ले लूंगी कॉलेज का, सॉरी बट उस कॉलेज ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, दे हैवंट सपोर्टेड मी। और उन्होंने बोला कि नहीं, हम कंप्लेंट कर देंगे, हम अटेंडेंस देंगे, हम वे कर देंगे, हम ये कर देंगे, क्योंकि मुझे इंटर्नशिप मिली थी। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर में किसी को इंटर्नशिप नहीं मिलती है, मुझे बालाजी से इंटर्नशिप मिल रही। आर बालाजी नया OTT स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, बिल्कुल नया। तो वो मुझे इंटर्नशिप दे रहे थे एज ए ED, एज ए 3rd AD 4th AD। तो मुझे था कि मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मुझे ये नहीं था कि मैं सिर्फ यहाँ पे आके एक्टिंग करूंगी, मैं सीखना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ नहीं, एक्टिंग में नहीं, तो कम से कम एटलीस्ट कुछ तो करके देखती हूँ। तो मुझे इंटर्नशिप मिल रही थी किसी के थ्रू, और मैंने अपने कॉलेज में बोला, मैंने वो ज्वाइन कर रही एक्चुअली इंटर्नशिप, क्योंकि मुझे लगा कि मुंबई में वो चिल सीन है, यहाँ पे कौन रोकेगा मुझे। वो इतने देर में मेरी अटेंडेंस वगैरह के इश्यूज होने लगे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत डल स्टूडेंट थी, मैं एग्जाम्स देने जाती थी, सब कुछ था, लेकिन ठीक है, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना कॉलेज को भी मेरे साथ, क्योंकि उनके स्टूडेंट ही जो है वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनका ही नाम आगे आएगा। बट दे हैवंट सपोर्टेड मी। उन्होंने बोला कि नहीं, अटेंडेंस नहीं देंगे, पे कर देंगे, ये कर देंगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने खुद ही फेल कर दिया अपने आप को। मैंने 2nd ईयर के एग्जाम नहीं दिए। मुझे यार, मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ यार। तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? फैमिली की तरफ से ये रिएक्शन था कि मैंने घर वालों को बोला कि मैं नहीं दे रही एग्जाम, ये कॉलेज अच्छा नहीं है। और लाइक बंदा सोचता भी है ना, जब कोई भी एक्टर हो और जब बालाजी से अपॉर्चुनिटी है, तो बालाजी को कौन ही ना करना चाहेगा, कौन सा? मैं ये नहीं बोलूंगी कि बालाजी से अपॉर्चुनिटी आई या कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आए, अपॉर्चुनिटी होती है उस टाइम पे जब आपको कुछ भी नहीं पता। तो उस टाइम पे मेरे लिए वो कोई भी जगह से प्रोडक्शन हाउस से अपॉर्चुनिटी आती तो मेरे को करना ही करना था। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी, लेकिन आप मुझे रोको मत कुछ भी करने के। बहुत मुश्किल से यहाँ पे बोल रही हो, जो करने के लिए बोल रहे हो उसके लिए रोक रहे हो मुझे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, 2nd ईयर के एग्जाम चल रहे थे, तो मैं बकायदा गई हूँ एग्जाम देने के लिए, पर मैं पूरी ऐसे बैठी मैं कुछ नहीं देखूंगी, यहाँ पे टीचर तो आ रही है मुझे देख रहे हैं, मेरे फेल होने के, हाँ फेल होना है इस बार, क्योंकि वो रीजन था, वो रीजन ये था कि मुझे कॉलेज शिफ्ट करना था। मुंबई यूनिवर्सिटी में देयर इज अ रूल, अगर आप 3rd ईयर में पहुंच गए तो आप कॉलेज शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो 2nd ईयर ही जाना पड़ेगा मुझे। तो ऑलरेडी अगर मुझे किसी और कॉलेज में 2nd ईयर जाना है तो मैं 2nd ईयर में इधर पास होके क्या करूं, मैंने कहा फेल हो जाती हूँ अच्छे से। तो घर वालों को बोल देती हूँ कि बीमार भी थी, कॉलेज भी समझ नहीं आता, और टीचर्स जो एकदम
उनकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं थी, अच्छे से समझाते नहीं है, मेरे को नहीं समझ आ रहा कुछ भी। तो ठीक है, हो गई फेल। उसके बाद आई वेंट टू ठाकुर कॉलेज। मेरा साइंस में परसेंटेज बहुत अच्छा था, मेरा फर्स्ट ईयर का परसेंटेज भी बहुत अच्छा था, CGPA अच्छा था, मेरा कोई में बैक नहीं था, तो मुझे एडमिशन बहुत आराम से मिल गई। तो उन्होंने ये बोला कि वाई आर शिफ्टिंग, नहीं था बिकॉज दैट कॉलेज वाज नॉट सपोर्टिंग मी और माय करियर। ठाकुर कॉलेज वाज सपोर्टिंग प्रॉपरली। तो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि मैं ठाकुर कॉलेज में गई। उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वहाँ पे आई थिंक शूट होते ही रहते हैं और देखते रहते हैं वो, तो उनको तो अच्छा लगता है उनके बच्चे इंटर्नशिप करें, क्या करें। तो क्या हो कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं एग्जाम देने जाती थी और लकी बोलूं या क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा कि जैसे ही मैंने ठाकुर कॉलेज में एडमिशन लिया तो लॉकडाउन लग गया। सो आप बिफोर कोविड आए थे मुंबई में? कोविड, हाँ मैं बिफोर कोविड आई थी और कोविड के दौरान मेरा ठाकुर कॉलेज में थी। एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम देने गई हूँ और उसी दिन मुझे पता चला, मैं कॉलेज में पहुंची और कैंसिल हो गया एग्जाम। तो मुझे लगा एक हफ्ते की छुट्टी हो कि जब मैं लग के आ जाती हूँ, घूम के आ जाती हूँ। घर पे कॉल किया कि हमको तो छुट्टियां पड़ गई है, टिकट बुक करवाओ। तो घरों ने टिकट बुक करा एक हफ्ते के लिए और फिर वो वापिस आ ही नहीं पाई। मैं 1.5-2 साल तक तो ऐसे ही लगे रहा। तो ठीक था, ठाकुर कॉलेज ने काफी सपोर्ट किया मुझे एक्टिंग के रिलेटेड भी, क्योंकि 6-7 मंथ्स जो लॉकडाउन से पहले थे वहां पे उन्होंने मुझे कोई परेशान नहीं किया। वो मेरे से कोऑर्डिनेट करते थे, अगर कोई भी एग्जाम आ रहा है, कोई भी चीज मुझे चाहिए, कोई भी असाइनमेंट बनानी है, तो दे वुड कोऑर्डिनेट विद मी कि आप नहीं आ रहे हो तो आप ये करो, क्योंकि उनको मेरे टाइमिंग्स पता थे। और ऐसा नहीं था कि मैं इंटर्नशिप के बहाने कभी कॉलेज आती ही नहीं थी। जब ऐसा होता था कि मेरे को ऑफ है तो मैं जाती थी कॉलेज में और टीचर्स मिलते थे मुझे। वहाँ के स्टूडेंट्स मुझे शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि मैंने किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया ज्यादा, बट टीचर्स मोस्टली लव। नाइस। ऐसे ही हमारे साथ हुआ, हमारा कॉलेज भी बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता कौन सा था, college? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे। सो हमारा भी शेड्यूल ये था, मॉर्निंग में थिएटर जाते थे, फिर आते हुए फिर थिएटर जाते थे। और वी आर स्टेइंग इन विरार। आई वॉज स्टेइंग इन पनवेल। पनवेल, हाँ, न्यू। पनवेल से मेरे लिए जब मैं वहाँ पे थी, जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया था, जब मैंने आई वॉज इन पिल्लई होती, राइट। तो मैंने वहां से ट्रेन पकड़ना, लोकल ट्रेन वडाला, वडाला से चेंज करके अंधेरी, अंधेरी से देन चेंज करके गोरेगांव ईस्ट। ओके। वो अंधेरी तक की ट्रेन होती थी। तो वहां से गोरेगांव ईस्ट वहां जाती थी फिल्म सिटी करने। जब मैं फर्स्ट टाइम फिल्म सिटी गई थी ना तो मैं डर गई थी। मैंने कहा खुद जंगल में जा रही हूँ मैं, यहाँ पे शूट होते हैं। और मेरा रात का स्केड्यूल था और हॉरर मूवी का था, हॉरर OTT का, रागिनी ओके। तो उसमें मैंने इंटर्नशिप की थी फर्स्ट। तो मैं वहां पे जा रही हूँ और रास्ते में मैं देख रही हूँ जंगल, ऐसे कैब में मेरी हिम्मत थी कि मैं ऑटो करके जाऊँ वहां पे। मैंने कैब की, बेशक पैसे कम से, मैंने कहा कैब करके ही जाऊंगी। कैब वाला कह रहे कहाँ पे जा रहे हो? मैंने कहा नहीं यहाँ पे है, बट आई वॉज टच विद माई EP दैट टाइम। तो उन्होंने बोला कि नहीं आ जाओ सही है, रास्ता सही है, स्टूडियो यहीं पे है, ठीक है। और काफी डर रही थी मैं। बट गोरेगांव हॉन्टेड भी है। हाँ बिल्कुल, आर्य कॉलोनी, बट नेवर हैपेंड विद मी, बट ठीक है, ऐसे सुना है मैंने काफी बार। सो शर्लिन, आप मुंबई में लाइक गर्ल सेफ्टी को लेके और मुंबई पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार मुंबई पुलिस तो बहुत प्यारी है। मतलब मेरे साथ तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। गर्ल सेफ्टी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी आपको कि लॉकडाउन से पहले की बात बता रही हूँ, तब ज्यादा सेफ्टी थी। सेफ्टी नहीं क्या कहूंगी मैं, नॉट अ राइट वर्ड। सो बेसिकली वहां तब क्या होता था ना कि लड़के फालतू में इतना ज्यादा क्राउड नहीं होता था। लोकल वाला आप देख लो, छोटी सी एग्जांपल दूंगी, लोकल वाला देख लो, अंधेरी वेस्ट देख लो, पूरा इतना क्राउड नहीं होता था जितना लॉकडाउन से पहले। बहुत कम क्राउड था, बहुत लिमिटेड क्राउड था, बहुत एलीट क्राउड था। तब बोला जाता था लोकल वाला जा रहे, लोकल रहते हो, वाओ। आजकल हर कोई लोकल वाला एवरीबडी। और ऐसा नहीं कि कोई एक वन BHK में 4 लोग रहते हैं, पहले ऐसा होता था, पर आजकल सबके पास एक अपना 1 BHK है। तो मुझे नहीं पता क्या बदला ये लॉकडाउन के बाद दोनों ने अपना सोचा कि चलो हम जीते अच्छे से जिंदगी में। लॉकडाउन से पहले थोड़ा ना फीमेल डोमिनेंस ज्यादा था मुंबई पे। आफ्टर लॉकडाउन थोड़ा फीमेल डोमिनेंस
हल्का सा कम हुआ, बिकॉज मैंने देखा कि काफी सारे लोग आ गए मुंबई में सेम जगह। खेत हरियाणवी लड़के आई टॉक अबाउट, मतलब नॉट एजुकेटेड ऑन, काफी सारे अच्छे हरियाणवी बहुत प्यारे होते हैं, बस उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी होती है ऐसी खतरनाक सी कि पता नहीं रूड है, बट मे दे आर सो क्यूट बात करने में ऐसे तो। लेकिन कुछ ठेठ होते ना तो उनको ना पता नहीं चला, उन्होंने यहाँ पे देखा आके मुंबई में यार ये क्या लाइफ है, वाह लड़कियां मस्त कपड़े पहन के घूम रही है, जो मर्जी पहन के घूम रही है। तो थोड़ी सी वो छेड़ा साड़ी स्टार्ट हुई आफ्टर लॉकडाउन में क्या। ओके। और खेत पंजाब के, खेत पंजाब बिल्कुल जो छोटे छोटे जगह से आई ना, पिंड से, पिंड। उन्होंने जब यहाँ पे देखा ना तो वो दिखाते हैं अपने आप को कि वाओ हम तो शोशाबाजी देख के आया, ये तो इट्स अ कॉमन थिंग। मैंने उनके मुंह से सुना हुआ है, ओह इट्स अ कॉमन थिंग, बट इट्स नॉट अ कॉमन, बट नॉट कॉमन फॉर देम। तो वो जब आए उन्होंने देखा और वो उनकी आंखें ऐसे फटकी पड़ी रह गई। तो आफ्टर लॉकडाउन, उससे पहले नहीं आते थे वो, आफ्टर लॉकडाउन तो थोड़ा सा फीमेल डोमिनेंस कम हुआ। थोड़ी लड़कियों को ऐसा लगा कि यार ये इतना क्यों घूर रहा है। पहले लॉकडाउन से पहले मैंने कभी किसी को लड़कियों को घूरते हुए नहीं देखा था कि उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। आज के लड़के घूरते हैं, मतलब अभी नहीं बोलूंगी मैं, अभी तो हम बहुत सही हो गया। मैं आफ्टर लॉकडाउन कह रही हूँ, एकदम से अचानक से हो गया था। आप भी देखोगे अगर आपने नोटिस किया होगा तो। बट शर्लिन आपकी बात से मैं एक चीज ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, लाइक मोस्टली हरियाणा, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मोस्टली ऐसा भी है। ये हरियाणवी लोग मुझे मारने वाले नहीं नहीं यार, मारने का नहीं, उनका ये है वो घर में चाहे हमारी डिबेट होती है एक्चुअली हमारी फ्रेंड्स के साथ में कि वो मुंबई में आएंगे। अभी इसका कुछ टाइम पहले एक फ्रेंड आया था और वो मुंबई हमारे साथ में खड़ा था, वो बोलता कि समुंदर कैसा दिखता है। मैं क्या कैसा दिखता है, मैं क्या समुंदर जैसा दिखता है, कहते उसमें पानी होता है। मैं क्या नहीं जूस, तू क्या बात कर रहे हैं सच में। मैं यार सब समुंदर है उसमें पानी ही होगा भाई। और वो घर में हिंदी बोलते हैं पर बाहर आके वो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करेंगे, बिल्कुल ठेठ हरियाणवी में बात करेंगे, लाइक कि उन्हें बहुत प्राउड है। उसको हम दादर चौपाटी लेके गए, वो बोलता मेरे पैसे वसूल हो गए। अच्छा वो फ्लाइट से आ रहा जाना हुआ था उसका, मेरे पैसे वसूल हो गए भाई, पानी पानी है ऐसे ही। मैं ये सब बातें बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ऐसा नहीं कि मैंने किसी को निग्लेक्ट किया और किसी के लिए बोला हो। मेरे काफी सारे हरियाणवी दोस्त है, बहुत सारे हरियाणवी दोस्त है। तो जब मैं उनसे मिलती हूँ तो कभी कभी वो ऐसी बात कर देते हैं ना कि ऐसा लगता है कि क्यों ही बोल रहा है यार, ये क्यों ही बोल रहा है, क्या मिला इसको ये बोल के। उनको खुद समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और कभी कभी ना उनकी बातों में ना हर चीज में फीमेल वो हो जाता है, वो मुझे बहुत खराब चीज लगती है। क्योंकि हम मेरी जैसी लड़कियां जो थोड़ी ज्यादा ना कैसे बोलूं डोमिनेंट है, मुंबई में काफी सारी लड़कियां जो रहती है वो डोमिनेंट होती हैं। इट्स नॉट एरोगेंट नहीं होती पर डोमिनेंट होते, कहीं ना कहीं उनको ये होता है कि मैं हूँ, क्योंकि हमने अपनी बहुत मेहनत करके बहुत स्ट्रगल करके अपनी एक जगह बनाई है मुंबई में, इसलिए वो डोमिनेंस आना गलत बात नहीं है। तो जब हमारे सामने कोई ऐसा लड़का बोल देता है ना कुछ जिसमें लड़कियां झुक जाए, डिसरिस्पेक्ट हो जाए, तो वो उनको अच्छी नहीं लगती बात। तो मैंने काफी ज्यादा उनके मुंह से सुनी ये चीज। आपने ये चीज देखी है, जितनी भी लाइक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं वो कहीं बाहर भी जाएंगे ना, उनका मानना है कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। लाइक वो ये नहीं कहेगी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ या फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, सारा खर्चा तुम करो। जितनी भी इंडिपेंडेंट लड़की हैं सो उनमें लाइक ईगो क्रैश नॉर्मली एक लेवल पे आ जाता है। बट सम काइंड ऑफ बॉयज हो गए, मेल हो गए, उनमें ये है कि वो ऐसा क्यों कह रही है या वो अपने आप को ये क्यों दिखा रही है कि मैं वर्किंग हूँ। ये चीज आप सही कह रहे हैं। मुंबई में तो मैंने ऐसे लड़के देखे ही नहीं जो खर्चा करेंगे। सॉरी बजट ही नहीं होता जो बजट नहीं होता होगा ना उनके पास। एक रूम में 30 सबसे, एक रूम में 20-20 रहते बजट मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो आपने बोला कि हम आधा आधा करेंगे, आजकल लड़कियां बोलते हैं कि भाई तो ही ले ले, बस हमको कल को सुनने ना मिले कि हम गोल्ड कर रहे हैं, इसलिए लड़कियां कर देती हैं। तो फिर ये रिसेंट कंट्रोवर्सी पे क्या कहना चाहोगे आप? 370 बिरयानी, तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की, फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मैं यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। मैंने जब वो देखा पहले मैंने बहुत इग्नोर किया वो पॉडकास्ट नहीं, वो जो भी था शो,
मैंने इग्नोर किया, चलो ठीक है बोल दिया ये वो करके। मैंने वो बस मेरे इंस्टा पे सामने बस वही आते रहा। फिर मुझे खुद ही घिन हो गई उस इंसान से। पहले मैंने थोड़ा इग्नोर किया उसको, चलो ठीक है बोल दिया, बच्चा है। मुझे ऐसा लगा कि लड़कों में मैच्योरिटी थोड़ा लेट आती है। मैंने कहा इसने शायद बचपने में ना ज्यादा फ्लो में बोल दिया। हैकरी मारने के चक्कर हाँ, में उसने फेक उसने बहुत एक्स्ट्रा बोल दिया। उसने वो बनावटी बोला है, बोलता था। इतना तो हुआ भी नहीं होगा जितना हाँ। उसने बता दिया। वो exactly। फेक लग रहा था, फेंक रहा है। वो फेंक रहा था हाँ। बेसिकली। हर नॉर्थ इंडियन के माइंड में सबसे पहले आई, अरे ये ना कैमरा के सामने है ना, तो ये शो करने के लिए भी मैं इतना Exactly, तो उसने कैमरा के इसलिए सामने शो करने के लिए कुछ ज्यादा बोला। तो उसने बोला तो मेरे को लगा ऐसे ठीक है बचपने में इसने ना बहुत कुछ बोल दिया, लेट्स इग्नोर। फिर मैंने देखा यार बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा लोग तो बिल्कुल ही ऐसे बट protest तो कर रहे वहाँ पे हैं। ओनली बॉयज नहीं थे जो हंस रहे थे, वहाँ पे पीछे Girls गर्ल्स भी भी थी, no, no, थी जो I हंस saw- रही थी, I जो saw that। रोक सकती थी वो, अगर ऐसा कुछ है तो उनको गलत लग रहा था। हुई ना ट्रो। हाँ नो आई सॉ दैट। द थिंग इज कि आप उस टाइम पे क्या डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर करो ना, मैं उसको सच बोलूं ना, मैं उतना तो मैं ये बोलूंगी कि वो बचपने में उसने बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैं उसको गलत नहीं बोलूंगी, पर उसको सही तो बिल्कुल नहीं बोलो। और तुम अगर किसी के लिए बोल रहे हो, अगर वो लड़की देख रही होगी जिसके साथ तुमने थोड़ा भी मोमेंट शेयर किया होगा वहां पे, तो वो लड़की तो बहुत ज्यादा गिल्ट में होगी कि Regret मेरे करेगी बारे में बहुत ज्यादा। कितना गंदा सोचता है ये चीज। और ऐसा होता है ना कि उसकी कोई भी फीमेल फ्रेंड देखेगी तो बोलेगा ये तो हमारे बारे में भी ऐसे वो। सही बात। मेरे को उसके लिए बुरा लग रहा था कि उसकी जो परवरिश बोल लो, या उसकी जो आगे पीछे की फीमेल फ्रेंड्स होगी, या उसके जो भी आगे पीछे का उसने अभी देखा होगा बचपन से, वो अच्छे से हुआ ही नहीं है। उसको अच्छी चीज सिखाई नहीं है कि वही दुख को कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है। इसलिए उसने कैमरा के सामने इतना सब कुछ बोल दिया। सो अभी जो अपने वो हम लड़के की बात कर रहे थे अभी, राइट? सो एक लड़की का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था सेम। सो आप उस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि वहाँ पे भी परवेश शायद लेवल मैटर उसके करती लिए मैं है। ज्यादा अगेंस्ट हूँ। whatever जो भी स्टाइल्स वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? क्योंकि वो बंदे का प्रोफेशन नहीं था। हाँ वो तो एक अपना कुछ क्या काम करता था, कंपनी में काम करता था, पता नहीं क्या काम करता था, कॉर्पोरेट में काम कॉर्पोरेट में काम करता था। तो वो आया फन में उसने जो मन किया, उसने बचपने में बोल दिया। ही वॉज इमेच्योर गाय, उसको हम मैन नहीं बोलेंगे, बिल्कुल true। वो एक बच्चा है। उसने बोल दिया, वो बचपने में बोल दिया। बिल्कुल। और जो लड़की है शी इज अ डॉक्टर हाँ। बाय प्रोफेशन। और डॉक्टर्स अगर ऐसी बातें करेंगे तो कितना अजीब लगेगा। किसी ने अपनी बॉडी दी है वहाँ पे टेस्टिंग के लिए, Exactly, ठीक है, डोनेट किया। एंड आप उसके प्राइवेट पार्ट्स को और मजाक उड़ा रहे हो। चलो ठीक है, आप में जो भी होता होगा, डॉक्टर जोक्स अलग होते हैं, वो आपके प्रोफेशन की चीजें हैं, आप कर लो कुछ भी बात। लेकिन आप सामने कैमरा के सामने आके बता रहे हो और अपना प्रोफेशन भी बता रहे हो कि यू आर डॉक्टर, तो ये बहुत इंसल्ट वाली बात थी। तो वो मेरे लिए ज्यादा हो। एंड एज अ गर्ल यू आर टॉकिंग दिस, सो और रातों रात उसके फॉलोवर बढ़ दिए, ऐसा कैसे? मतलब लड़की को फॉलो कर रहे हैं वो भी भाई, और लड़के को बिल्कुल एकदम लोग जो है ना, लोग ना थोड़े पागल हैं। हाँ सीरियसली। लोग थोड़े पागल हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि उनको क्या करना है क्या नहीं। क्या पता उन्होंने अपडेट्स के लिए किया हो फॉलो, बाद में कर देंगे अनफॉलो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। बट गाइस ये ना बहुत गलत बात है आप सबकी, चाहे इसमें लड़के हो लड़की हो या किसी भी एज का हो। लाइक जो बंदा मेहनत करता है, कोई भी आर्टिस्ट है, आप लोग उसको फॉलो नहीं करते, उनको ट्रोल कर दो या उनके बारे में गंदा गंदा आप बोलते हो, एंड देन जो कुछ भी आके गाली दे देता है उसके लिए सब्सक्राइबर की लिस्ट लगा देते हो। हाँ। दैट्स नॉट फेयर। सो आपको आपकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिली और कैसे मिली? फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी हनी ट्रैप स्क्वाड। ओके, हनी ट्रैप। उसमें मैंने एज अ सीक्रेट एजेंट जो बारटेंडर बनी हुई है उसका रोल किया था। एक ही एपिसोड में मैं हूँ वहाँ पे। मेरे साथ जो थे वो थे शरण मल्होत्रा, आकांक्षा पुरी, और हाँ मेन इनके साथ सीन्स थे मेरे बेसिकली। तो शरद के साथ काफी ज्यादा अच्छा सीन था, उन्होंने मर्डर किया है तो काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला था उसमें। तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस, अच्छा सीरीज था और सीखने को काफी कुछ मिला। तो मैं बोलूंगी कि उसके बाद सेकंड पार्ट जो आया था उसमें भी मुझे रोल मिल रहा था। उसमें मतलब दे कॉन्टेक्टेड मी फॉर सम लेस्बियन सीन। उसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद से मुझे नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए, कि मेरी ऑडियंस क्या सोचेगी, या मेरे घर वालों को दिखाने के लिए एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए मुझे, वो इतना मैं नहीं कर पाऊंगी।
बट ठीक है, रोल रोल होता है, पर उस टाइम पे मुझे वो सही नहीं लग रहा था तो मैंने नहीं किया। और अभी लगता है कि करना चाहिए था? नहीं, अभी भी नहीं लगता। अभी भी नहीं लगता। Okay. मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि शायद मैं कर रही थी, शायद मैं नहीं करती। अगर उस टाइम पे हो जाता तो हो जाता। तो शर्लिन, जैसे आप बहुत खूबसूरत हैं और स्पेशली आप नॉर्थ इंडिया से हैं, सो आपका क्या कहना है जितनी भी लड़की लाइक कॉस्मेटिक सर्जरीज कराती हैं, लाइक लिप फिलर्स हो गए या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हो गए या और भी कोई कॉस्मेटिक सर्जरीज, आपका उसके ऊपर क्या कॉल? अपनी मर्जी है यार, इट्स हर चॉइस, टोटली इट्स हर चॉइस। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे ये करवाना है, मैं ये करवा के और अच्छी दिखूंगी, अच्छी लगूंगी, सुंदर लगूंगी, तो करवा दो ना, उसमें क्या है। सो यू हैव डन एनी? आई हैव डन लिप फिलर्स वंस, बट वो मेरे डिसॉल्व करवा दिए थे। ओके। और वो करवाए मैंने मतलब लॉकडाउन के टाइम पे करवाए थे, तो बहुत टाइम हो गया। सो इनका कोई साइड इफेक्ट भी होता है जो गर्ल्स अभी कराना चाह रही हैं? No, lip fillers are very common thing. It depends in it enhance your lips basically. अगर आपको लगता है अभी आप बिल्कुल ही वैसे एकदम राखी सावंत जी जैसे लिप्स करवा लेंगे पुराने टाइम पे, तो वैसे तो अच्छा लगा। आजकल तो वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, राखी सावंत जी फर्स्ट आई थी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उस लेडी की, सच बोल रही हूँ। तो जो भी करती है ना मजेदार करती है, आप एटलीस्ट देखते हो उसको, ठीक है। उन्होंने ये सब लेके आई थी। पहले माइकल जैक्सन एक बड़ी बन गए थे, वो कुछ प्लास्टिक सर्जरीज लेके आई थी। ट्रेंड ना राखी सावंत जी लेके, आज कौन सी एक्ट्रेस जिसने नहीं करवाया? सही बात। आजकल सब वैसी लगती जैसे वो पहले लगती थी, जैसे उस की राखी सावंत ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है। आप किसी भी एक्ट्रेस को देख लो जो थोड़ी ओल्ड है, अभी मैं किसी के नाम नहीं लूंगी, पर आपको देख लो, मैं भी सभी ने सबने करवाया हुआ है, सब कुछ ना कुछ। शर्लिन चोपड़ा उन्होंने मूवी कराया था। यस यस, मेरे बोलते हैं थर्ड चॉइस। अब उनको लग रहा है कि नहीं अच्छे लग रहे, दिखा दिया सब कुछ। अभी खत्म कर दे, अभी कुछ तो हो गया, बस सिंपल सी बात है। मैम, अभी तक का कोई ऐसा आपका करेक्टर जो आपके दिल के एकदम करीब हो, जिससे आप अटैच हो गए, जिसका आप भूल नहीं पा रहे हो अभी तक? मैं किसी भी करेक्टर को अपने बोली नहीं हूँ। मैंने आज तक जो भी प्ले किया होगा, जो भी एक्टिंग की होगी किसी भी करेक्टर की, मैं बोली किसी को भी नहीं। अगर मुझे आप बोलोगे कि हनी ट्रैप्स पे मैं क्या किया था, बारटेंडर का रोल क्या था, कहाँ पे किया था, किसके साथ किया था, कैसा वाला था, कितनी बार डांट खाई थी डायरेक्टर से, मुझे सब कुछ याद होगा। तो ऐसा नहीं है, पर ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम लगता है करेक्टर से निकलने के लिए। तो श्रृंगारिका का जो रानी धनिका का, महारानी धनिका का करेक्टर था, उसमें निकलने के लिए मुझे टाइम लगा था, क्योंकि मैं तोतला बोलना स्टार्ट हो गया। जैसे आपने बोला कि आपने प्ले किया था, कुछ शूट किया था जिसमें आपने बंगाली प्ले किया था, और बंगाली थोड़ा एक्सेंट हो गया था आपका। मैंने 5 महीने वो शूट किया है श्रृंगारिका का, ऑन एंड ऑफ शूट चल रहा था, पर मोस्टली हम वडोदरा में लक्ष्मी फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे। काफी लंबा शूट चल रहा था और बहुत सारे फकअप्स हो रहे थे शूट पे। वो कभी डायरेक्टर के झगड़े हो रहे हैं, डायरेक्टर टीम के, कभी प्रोड्यूसर टीम के झगड़े हो रहे हैं, कभी उन दोनों के झगड़े हो रहे हैं, कभी एक्टर्स के झगड़े हो रहे हैं। मतलब बहुत फकअप्स चल रहे थे उस शूट पे। तो ऐसा होता था कि वो 5 महीने चला खींच के, तो 5 महीने आप तोतला बोलोगे अगर, तो आपके मुंह में बैठेगा। सही बात है। तो वो उस करेक्टर से निकलने के लिए काफी टाइम लगा, क्योंकि मैं तोतला ही बोलने स्टार्ट हो गई थी। आज तक कभी कभी मेरे मुंह से थोड़ा सा दूर निकल जाता है, और मैं फिर अपने आप को ऐसे बोलती हूँ, क्या कर रही है। कुछ लाइन बोल के दिखाओ ना एक बार अगर। हालात तो वही आ जाएंगे, समझ आया? हाँ, एक बार फिर कीजिए। महाराष्ट्र तो वहीं आ जाएंगे, महाराष्ट्र से यहीं आए। तो उसकी हिंदी को मुझे इतना पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो मतलब डायरेक्टर सर हमारे ऐसा बोलते थे ना, डायलॉग अरे तू तो तोतला बोलते, किसी को ऐसे ही समझ नहीं आने वाला है, तो बोल दे, बस कुछ भी बोल दे। तो मैं कुछ भी बोल देती थी। कभी कभी मुझे सारे डायलॉग याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट वेरी गुड। सो मेरा पूरा जो करेक्टर था श्रृंगारिका में, दैट वाज द ओनली फनी करेक्टर। ओके। तोतली थी ना, और एक ऐसी महारानी जो तोतली है, और वो थोड़ा रोमांस भी कर रही है, तो तोतले में कर रही है, वो गुस्सा कर रही है, तोतले में कर रही है। तो विशाल कोडियान थे मेरे साथ, वो राजा थे। तो जब मेरा और उनका कोई रोमांटिक सीन हो रहा था, तो मेरे को खुद ही हंसी आ जाती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि महाराज अब हम जब प्रेम नहीं करते ना। तो आप समझ लो ये करेक्टर मतलब काफी ज्यादा ऐसा था जो मेरे अंदर को गया हुआ था कि मेरा, और मेरे को अपनी हंसी कंट्रोल करनी होती थी। और स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन सेट पे सारे हंसते थे मेरे,
जैसे ही मेरा सीन स्टार्ट होता था, किसी को उम्मीद नहीं थी ना कि मैं कैसे करने वाली, मतलब आई एम टोटली एंड आई एम चुलबुली ऑल्सो। तो मैं एकदम ना ऐसे कभी पागल सी बिहेव करती थी, तो मैं वैसा ही कैरी करके ना 5 मिनट रखती थी, 5 मिनट में ऐसे ही करती रहती थी। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया था मेरे मन पे। सो आपका वो रियल करेक्टर था या आपने बस इसको बनाया था? एक होता है ना चुलबुलापन सबके अंदर होता है। नहीं वो बनाया था, बनाया था। तो आप उतने चुलबुले नहीं हो। डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। ओके। तो मतलब पर्सन टू पर्सन आप ले लो कि अगर कोई मेरा चुलबुला साइड निकाल सकता है तो निकाल ले, वरना आई एम समटाइम्स आई एम वेरी रूड विद पीपल, ओके। क्योंकि होना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। सिचुएशन ऑल्सो एंड मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसे लाइफ में मिलते हैं कि आप उनके साथ रूड ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। नाइस। शर्लिन, ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा क्योंकि आपकी फैमिली भी देखती है। तो सबसे पहले आप ये बताएं, आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जब आप स्कूल में पढ़ती थी और किसी लड़के ने आपको प्रपोज किया हाँ और वो बहुत फनी हो या कोई बहुत टॉक्सिक टाइप का हो? मैं 10th क्लास में थी, सॉरी 10th नहीं 11th क्लास में थी, और मैं पढ़ती थी आपको जम्मू के बारे में कुछ पता है? जगह तेरा सब पता है? तो कच्ची चौनी पता है? सिटी कच्ची चौनी में वहाँ पे सब ट्यूशंस होती थी। तो मैं मुबारक मंडी स्कूल से पढ़ी 11th 12th, गवर्नमेंट स्कूल था, क्योंकि जिन्हें में कोई स्कूल जाता ही था, तो उन्होंने वहीं पे एडमिशन ले ली थी और मेरी मासी वहाँ पे टीचर थी। तो मैं वहाँ पे ट्यूशन करने जाती थी और वहाँ पे ट्यूशन के बैचेस होते थे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। मेरा 3 से 4 वाला बैच था। अपना 3 से 4 वाले बैच पे एक लड़का पढ़ता था जो मुझे पसंद करता था, और कीप टेक्सटिंग ऑन फेसबुक। तब फेसबुक हो चलते, तो फेसबुक पे अकाउंट भी जो मेरा था ना, वो भी शायद मेरे नाम से नहीं था, कुछ मान्या कुछ शर्मा पता नहीं क्या क्या करके नाम बना देते थे, अपनी रियल नाम यूज नहीं करते, पता नहीं क्या डर था। और फोटोज भी नहीं लगाती थी ना उस टाइम में। मतलब पता नहीं क्या ही डर था हमको, मुझे आज तक समझ नहीं आता कि हमको क्या डर था कि फेक नाम हम क्यों यूज करते थे फेसबुक पे। तो हम कर लेते थे, और वो लड़का मुझे पसंद करता था, ही कीप टेक्सटिंग मी ऑन फेसबुक। तो बातचीत तो मैं भी करती थी, बट मुझे कुछ ऐसे फ्रेंडली वाइब आती थी, कुछ ऐसे खास पसंद नहीं था। और वो ना मेरे से बात करने की ऐसे वजह ढूंढता रहता। तो उसने मुझे भाई बोला कि यू नो दिस गाय, मैं नाम ही लूंगी, यू नो दिस गाय। मैंने कहा हाँ, ही इज माई लाइक क्लासमेट, स्कूल में मेरा क्लासमेट है। उसने कहा वो तो बोल रहा था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। गुस्सा। मैंने कहा क्या, मैं सिंगल हूँ यार। मैं उस टाइम पे सिंगल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। बहुत ऐसे उस टाइम पे बहुत ज्यादा हम नहीं लेते थे सीरियस। आज कोई बोले हाँ चल ठीक है, सबकी बंदी हो, जगत बंदी हो, और बोल ले जाके, ऐसा हो जाता है। उस टाइम वैसा होता था कि इसने मुझे बोला कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, कैसे? तो कहता हाँ उसने मुझे बोला, और उसने ना ये भी बोला कि उसने तुमको किस लिए किया हुआ है। हम बच्चे, मैंने कहा क्या उसने ऐसा बोला मेरे बारे में? ठीक है, मैं आज ऐसे तो मैं 15 मिनट लेट जाती थी अपने बैच में, पर मैं उस दिन 15 मिनट पहले आ गई। 3 से 4 का बैच था, तो मैं 2:45 बजे 2:45 पे पहुंच गई कि मुझे उस लड़के को पकड़ना है, वो मेरे पहले वाले बैच में आता है ट्यूशन में। तो मैंने कहा कि क्या आज तो उसको पकड़ूंगी, और मैंने वही किया। जैसे आपने उसे डोगरी में डांटा या हिंदी? नहीं, सो बेसिकली मेरे को इतनी अच्छी डोगरी नहीं आती है। मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, मेरे दोस्त कहते मत बोल। बिल्कुल मत बोल। तो क्योंकि मेरा एक्सेंट बड़ा ही मिक्स हो गया हुआ है, तो जब मैं डोगरी बोलती हूँ तो लोगों को लगता है क्या बोल रही है ये। यार ये डोगरी ना एक लैंग्वेज है जो जम्मू में बोली जाती है। जम्मू की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है डोगरी। सो कुछ लोग डोंगरी बोलते हैं, कुछ लोग डोगरी बोलते हैं। खंड मीठे लोग डोगरे, इतना मुझे पता है बस। मैं 15 मिनट पहले आ गई। वो उनका ऑफ हो, उनके बैच का वो आया लड़का। मैंने उसको ना वो सड़क के उस साइड में लाइब्रेरी है ना अपनी, कौन सी कच्चे चौनी में कोई लाइब्रेरी है, ठीक है, तो वहां वो उस साइड करे रोड के, मैं इस साइड करी रोड के। मैंने उसको ऐसे बोला इधर आ, गुस्से में। हाँ गुस्से में बोला। मैंने कहा इधर आ, तो वो आया। उसमें क्या हुआ? मैंने कहा तूने उसको क्या बोला कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ और तूने मुझे किस करके रखा हुआ है? क्या बोला तूने उसको? मैं तो मजाक कर रहा था। उनका मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब इतना अजीब, मतलब मुझे ऐसे ना मन क्योंकि सर मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक ना आजकल करना मत।
तो उसके थोड़ा सा ईगो पे आया, क्योंकि ट्यूशन के सारे बच्चे देख रहे थे, उस लड़कियां लड़के देख रहे थे कि कुछ तो चल रहा है। ये लड़की तो पहले ट्यूशन में इतना लेट आती है, पहले आ रही है, ऊपर से लड़के को बुला रही है और इधर की कोई बहसो बहस चल रही है, और एग्रेशन दिख जाता है ना दूर से चेहरे पे। तो समझ में आ गया। तो दूर से ना मेरे बैच के बच्चे मुझे देख ही रहे थे ऑलरेडी। मैंने ऐसे किया, बहुत ही सडन हुआ है ये। उसने ऐसे किया, मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसने मुझे थप्पड़ मारा। साइड पर स्कूटी पड़ी थी, मैंने अपना बैग ऐसे फेंका, और छोटा सा हम बैग लेके घूमते थे जिसमें एक कॉपी और एक टाई होता था, वो ऐसे फेंका और स्कूटी को लात मारी। पता नहीं किसकी स्कूटी थी, वो भी नहीं पता। उससे में मतलब कि समझ रहे हो, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसने मुझे थप्पड़ मारा। इन दिन में सारे लड़के वहां से भागते हुए आ रहे हैं कि हमारे ट्यूशन की लड़की ने थप्पड़ मारा, आप मारो इसको। उसको जो मार पड़ी है। उसके बाद अब जो लड़का जिसने मुझे बताया था कि ये इसने बोला है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और इसने मुझे किस करके रखा हुआ है, उसकी तो अलग से डर गया। वो उसकी थोड़ी फ्री है। वो अंदर ट्यूशन में बैठ के डर गया हुआ, और वो हमारे ट्यूशन वाले सर का बेटा था, जिसकी ट्यूशन के बाहर ये सब चल रहा है। तो आज कभी आपको वो मिला, अभी अरे आप मौत जम्मू में में रहता है। जाते, सो अभी कभी इंटरेक्शन हुआ? उसे पता तो होगा डेफिनेटली आप एक्ट्रेस बन चुकी हैं, सो कभी ऐसा इंटरेक्शन हुआ? इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ। इंटरेक्शन मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं जम्मू में भी, जो मेरे बचपन के क्लासमेट्स हैं। आई गेस हर एक स्कूल से एक एक लड़की या लड़का ऐसे तो फ्रेंड्स हो गए, बट हर किसी से मैं नहीं मिलती, और ऐसा इंटरेक्शन मेरा कम ही होता है। कि जम्मू जाती हूँ तो अपने घर पे रहती हूँ मोस्टली, मेरा बाहर ऐसे घूमना कुछ इतना हुआ। बट वो सभी आपको स्टॉप तो डेफिनेटली करते हो? तो टेक्स्ट भी करते होंगे अभी, अब तो इंस्टा भी करते होंगे फिर। डेफिनेटली, बट मैं सच में मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैं इतना चेक नहीं करती हूँ। तो ये एक थोड़ा सा इंसिडेंट था जो मुझे याद है प्रपोजल के रिलेटेड, और इसके पीछे भी थोड़ी सी और कहानी है। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं थोड़ा बताइए। एक लड़का था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता था, और मैं भी उसको पसंद करती थी। उस दिन वो ट्यूशन नहीं आया। इसका नाम आप ले सकते हो, तो घर पे पहुंच जाइए। अभी शायद वो शादी होगी, उसके बच्चे शादी तो नहीं हुई है, बट फिर भी मैंने स्टॉक करती हैं अभी भी उसे? वी आर इन टच। ओके, वी आर इन टच। तो बट नथिंग, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड है, वो ही इज हैप्पी, एंड मेरी अपनी लाइफ है अलग से। तो मैं उसकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल नहीं जाती हूँ, बट स्टिल वी आर इन टच, क्योंकि हमने एक दूसरे को खराब करना कि जो टच में नहीं रहेंगे। ही वॉज गुड विद मी, आई वॉज गुड विद हिम। हम रिलेशनशिप में नहीं थे, वी जस्ट लाइक ईच अदर। वो वहां पे नहीं था उस टाइम पे, उस ट्यूशन। उसको कॉल चले गया, वो लड़का में होता है नॉर्थ इंडियन, अरे यार उसको ना किसी ने ऐसा पढ़वा दिया, ऐसा हो गया, सीन हो गया। वही वो वहां पे पहुंच गया। मैं तो अपना चेक कर रही हूँ, मैं भूल जाऊंगी इस कहानी को, ये यहीं पे खत्म होता है। घर वालों को तो पता भी नहीं चलेगा, घर पे नहीं बताऊंगी, घर पे डांट पड़ेगी। शाम को डीएसपी का कॉल आया कि एफआईआर करवानी पड़ेगी। लड़का, वो जो लड़का था जिसने थप्पड़ मारा था, ये वो भाग गया हुआ है घर से। उसके घर पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, और वो बोल रहे हैं उसके पापा को कि अगर नहीं रहा तो आपको उठा के लेकर आएंगे। वो लड़का एक स्नूकर में छुपा हुआ था, ड्रीमलैंड स्कूल के पास में एक स्नूकर था, उधर छुपा हुआ था। सीन ये हुआ था कि जो लड़का जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो मुझे पसंद करता था, उसके मामू डीएसपी थे। ओके। तो हुआ ये कि उसने खुद ही गया उस लड़के के पास। अच्छा, जो मुझे पसंद करता था वो खुद ही गया उस लड़के के पास, और थप्पड़ खा के आ गया उससे, क्योंकि खुद नहीं मार सकता था ना। हाँ। तो उसे थप्पड़ खाया कि अभी तक उसके रिलेटेड तो कुछ नहीं है, वो अपने घर पे क्या बताएगा कि मेरा क्या पंगा हुआ, एक लड़की के पीछे पंगा हुआ, ऐसा तो नहीं कोई जगह। तो खुद उसने थप्पड़ खा लिया, और फिर बोला कि इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है, फिर डीएसपी की गाड़ियां गई उसके घर पे। तो ऐसा सीन हुआ था थोड़ा सा। तो शर्लिन, जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं या जो भी आपको पसंद करते हैं, सो उनको क्या बताना चाहिए आपको, ऑडियंस को? यू आर सिंगल, यू आर कमिटेड, सो क्या अभी आप ओपन है? कोई आपको ऑफर लेटर भेजे इंस्टा पे? नहीं यार, देखो, आई एम वेरी कमिटेड टू माई वर्क। हाँ, नाइस। ये बड़ा डिप्लोमेटिक है सर। मैं हुई डिप्लोमेटिक। हम रहते डिप्लोमेटिक कंट्री में है। सो आपने देवांगना एक मूवी जो आपने कंप्लीट की, एंड देन श्रृंगारिका जो आपने सीरीज की, राइट? सो आपको उस वर्क से क्या सीखने को मिला, और कितना इम्पैक्ट आया उसकी वजह से आपकी लाइफ में? सो मैं एकदम सच बोलना चाहती हूँ, सच के तो कुछ नहीं बोलना चाहती। तो सच ये है कि मेरा देवांगना का एक्सपीरियंस वाज वेरी बैड। व्हाई? वो इसलिए क्योंकि मुझे आज तक देवांगना ने पेमेंट नहीं मिली है।
Oh. Oh. First point. Hmm. Producers was so unprofessional. Sure. एंड उसके अलावा उन्होंने हमको बोला कि मेरे को साइन किया उन्होंने कि आपका शूट है 3 से 4 दिन का ही शूट रहेगा 10 दिन का टोटल शूट किया उन्होंने शाहपुर हवेली राजस्थान ऐसा तो उनका कि 3 से 4 दिन रहेगा शूट आपका ओके 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 शूट से एक एक्टर को ना शूट कंफर्म डेट कंफर्मेशन चाहिए होता है और अपना ये चाहिए होता है टिकट्स तो भेज दो ताकि हम कोई और शूट ना ले लास्ट मोमेंट में आप कैंसिल करोगे और हमको और सबसे बुरा तब लगता है कि आपको सेम डेट्स पे कोई और शूट आ रहे होते हैं और आप उनको मना करते बिल्कुल और फिर उस टाइम पे ये हुआ कि इन्होंने मुझे टिकट्स लास्ट मोमेंट में भेजी है वो भी बहुत बार मांगने के बाद कि मैं वहां पे पहुंची हूँ एक दिन वेस्ट एक दिन कुछ शूट नहीं हो रहा है उनका ही शूट चल रहे हैं कभी कुछ इशू चल रहे हैं कभी कुछ इशू चल रहे हैं उसके बाद जो स्क्रिप्ट इन्होंने मुझे दी थी कि ये आपका करेक्टर जो ब्रीफिंग इन्होंने मुझे दी थी स्टार्टिंग में कि आपका ये करेक्टर होगा ऐसा करेक्टर होगा और इट वाज वेरी गुड करेक्टर अभी वो देखा जाए तो उनके बजट प्रॉब्लम था उनका डेट प्रॉब्लम था उनका स्केड्यूल प्रॉब्लम था मुझे नहीं पता पर उन्होंने उस मूवी में मेरा करेक्टर रखा ही नहीं था शूट के टाइम पे भी उन्होंने बोला ये डायलॉग बोल दो बस मेरा अगर इतना बड़ा मोनोलॉग है जो उन्होंने प्रिपेयर करके रखा है मैं वहां पे एक्टिंग करने आई हूँ एक डायलॉग बोलने नहीं आई हूँ सही बात ट्रू और अगर मैंने इतना प्रिपेयर करके रखा है वो बोल रहे हैं इतनी टाइम कब है एक काम करो ये सीन कट हो जाएगा वैसे भी कोई बात नहीं आप उन्होंने मेरे करेक्टर की इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दी और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ खराब किया हो या कभी कभी ऐसा होता है शूट्स में कि एक एक्टर का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप उसका रोल खुंदस में कट कर दे दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था उनका बजट प्रॉब्लम चल रहा है उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उन्होंने एग्रीमेंट लास्ट मोमेंट में आफ्टर शूट हमको साइन करवाया वेरी अनप्रोफेशनल और वो पे मांगने के बाद बहुत ज्यादा ओके देन उन्होंने जैसे मेरा इतना बड़ा मोनोलॉग जो मैंने प्रिपेयर करके रखी हूँ काफी सारे मोनोलॉग्स थे उसमें से बोल रहे नहीं बस इतनी सी नहीं कोई तो मेरे को लगा ठीक है एक बार समझ में आया सेकंड टाइम समझ में आया 2 दिन मेरा शूट चला रात पे ही सिर्फ और तीसरे दिन जब मैं बोल रही हूँ कि आज का शूट मुझे लगा अब होंगे मोनोलॉग्स अब होंगे मोनोलॉग्स फिर नहीं शूट खत्म तो मुझे बहुत गुस्सा आया पहले तो कि मैं यहाँ पे करने क्या आई थी कि अगर आपने मुझे क्योंकि समझ आ गया ना ऐसे एक्टर मुझे समझ आ गया कि मेरा रोल तो कुछ है ही नहीं जो इन्होंने मुझे बताया था आप धोखे में लेके आप धोखे में लेके बताओ कि मैं अगर ये मूवी देखूंगी कल को मैंने आज तक नहीं देखी और ना मैंने कभी वो उसको प्रमोट किया ना मैं कभी प्रमोट करूंगी उसको और मैंने काफी बार प्रोड्यूसर्स को मैसेज डाले कि व्हाट अबाउट द पेमेंट नाम उनके पास मेरा एनओसी भी नहीं है उन्होंने कैसे रिलीज किया वो अलग बात है कि मैंने एफआईआर वगैरह उनके खिलाफ नहीं किया ये सब नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है वो करने का फिलहाल मैं आगे बढ़ गई मैंने उसके अलावा बहुत अच्छे काम कर दिए बट उनके पास मेरा एनओसी भी नहीं है उन्होंने कैसे रिलीज किया मुझे नहीं पता तो वैसे ना आर्टिस्ट कोई भी आर्टिस्ट हो वो अपने वर्क से ज्यादा प्यार करता है समटाइम वो पेमेंट में एडजस्टमेंट कर लेता है और अगर उसका वर्क ही आप करप्ट कर दो तो कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता बिल्कुल सो शर्लिन ये हमारा रैपिड फायर राउंड है इसमें आपको रूल्स पता ही है आप सोच नहीं सकते आपको झटपट आंसर करना है वाओ सो स्टार्ट करें मुंबई या जम्मू दिन में जम्मू और रात में मुंबई टी और कॉफी नो वेब सीरीज या फिल्म मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल मॉर्निंग पर्सन फेवरेट एक्टर शाक फेवरेट एक्ट्रेस अभी तक में ड्रीम डायरेक्टर इम्तियाज अली वन वर्ड फॉर सक्सेस ड्रीम मैम एक्टिंग लाइफ जो है एंड कंटेंट क्रिएशन लाइफ आप इन दोनों लाइफ को कैसे बैलेंस करती हो आई वॉन्टेड टू डू एक्टिंग मतलब कोई भी प्रोजेक्ट करना मैं चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा ब्रीफिंग लगता है जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस देवांगना के बाद बहुत ज्यादा चूजी हो गई थी मैं कि मैं हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी मैं हर किसी के साथ काम नहीं करना चाहती थी मैं काम उनके साथ करती थी जहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी जहाँ पे मुझे फेम मिलेगा जहाँ पे मुझे स्क्रीनिंग कुछ करने को मिलेगा वरना मुझे ऐसे फालतू में पैसा लेने भी नहीं जाना है और फालतू में सिर्फ शक्ल भी नहीं दिखानी है आपकी कि कोई मुझे बोले कि किया क्या इसने कुछ तो करूं मैं वहां पे जाके तो एक्टिंग मेरा 30% रहता है 30-40% उसके अलावा समझ लो 30-40% कंटेंट क्रिएशन रहता है और बाकी का जो बच गया वो घूमना रहता है ट्रैवलिंग यस नाइस
तो शर्लिन, सोशल मीडिया ने अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई हैं या प्रेशर ज्यादा बढ़ाया है? तो अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिल रही आजकल सोशल मीडिया में। आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर है, आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएटर है अपने आप से। आजकल हर किसी को मिलियंस व्यूज आ रहे हैं। सोशल मीडिया भी खुद चाहता है कि ज्यादा लोग आए, सब्सक्रिप्शंस हो गए हैं उनकी, लोग ब्यूटी में सब्सक्रिप्शन पे कोई कोई वो रहा ही नहीं, एक्सक्लूसिविटी रहा ही नहीं। पहले ब्यूटी को होता था कि ठीक है, इट्स दैट शी और ही इज अ सेलिब्रिटी, दैट्स व्हाई ही हैव अ ब्यूटी। नाउडेज एनीबॉडी कैन बाय अ ब्यूटी, मंथली सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी पैसा कमा रहे हैं। और आप ये नहीं बोलोगे कि प्रेशर ज्यादा दिए। बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि सोशल मीडिया आया था, उसने कमवा दिया, जिनको कमा सकते थे उन्होंने कमा लिया, अब इसको चिल करके यूज करो, बस अब हमको कमाने दो पैसा। सो आपको लगता है कुछ लोग लाइक अभी किसी लड़की के व्यूज या किसी लड़के के व्यूज बहुत ज्यादा हैं जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, एंड देन उसके कुछ टाइम के बाद उसका कंटेंट थोड़ा वीक है या सेम कंटेंट है, उसके फॉलोअर्स कम हो गए या उसके व्यूज गिर गए, सो उससे डिप्रेशन ज्यादा आने लगा है लोगों में। लाइक अभी रिसेंटली एक एक्ट्रेस ने सुसाइड भी कर लिया। सो आपको लगता है कि ये प्रेशर भी बिल्डअप करता है? एक्चुअली ना कहीं कहीं पे करता है, जिनका ब्रेड एंड बटर ही यही है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा करता है। जो सिर्फ समझते कि कंटेंट क्रिएशन से ही वो पैसा कमाएंगे, उनके लिए ऑफ कोर्स इफेक्ट करेगा ना वो, क्योंकि उनके खर्चे उन्होंने उस हिसाब से कर लिए होते हैं। मुंबई के खर्चे वैसे ही कम नहीं है। अब बिल्कुल मुंबई छोड़ो, आप कहीं पे भी रहो, अगर आप कमा रहे हो, अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आप वैसा ही खर्चा कर रहे हो 1 लाख के हिसाब से, और अचानक से आपकी इनकम 25,000 रुपये हो जाए, तो आप वो खर्चे कैसे करोगे? आप रेंट कैसे दोगे? खाना कैसे खाओगे? जो अपन टाइट देने, जिम में पैसे देने हैं, सब कुछ करने, वो कैसे करोगे? तो प्रेशर वहां से स्टार्ट हो जाता है। मैम, जैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो, तो आपको कब फील हुआ कि आपको ऑडियंस ने पहचान लिया है, अब आपको वो ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? फिर सोशल मीडिया से नहीं हुआ था कि लोग तो जानते हैं। फिर रोज तब होता है जब आप कहीं जाओ बाहर और फिर हाँ, मतलब कि आप ये हो, ये आपका पेज है ना, हमने आपको देखा था, अरे आप उसके साथ वीडियो बनाते हो ना, ऐसे करके तब आपको पता चलता है कि हाँ, लोग जानते हैं। सोशल मीडिया में हर कोई आपको बोलेगा कि आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई लाइक योर कंटेंट, 1000 मैसेज आते हैं, तो उसको मैं ठीक है, आई रिस्पेक्ट देम, और कि वो मुझे अपना टाइम निकाल के मैसेज कर रहे हैं। बट लोग हर किसी को मैसेज करते हैं। तो कोई सामने से अगर मुझे पहचाने और मुझे बोले कि हाँ आपने उसमें काम किया था, आपने वो किया, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी ज्यादा होती है वो, एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया वाली। फॉर मी सोशल मीडिया इज ऑलवेज अ रियल लाइफ, यस, नॉट अ रियल लाइफ। एक्टिंग इंडस्ट्री के बारे में एक मिथ जो आप जितने भी अभी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको बताना चाहें? सो मिथ इज कि एवरीबॉडी इज हैप्पियर। आजकल के न्यू कमर्स को सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? यार आजकल की जनरेशन तो बहुत बढ़िया जनरेशन है, इनको कुछ टास्क लगता ही नहीं है, तो हर चीज में घुस जाते हैं। मैं खुद भी जेनजी पर मैं देखती हूँ लोगों को काफी ज्यादा मिलेनियल्स, जेनजी करते हुए, तो मैं ये सोचती हूँ जेनजीज आर फार बेटर देन मिलेनियल्स। यस, मुझे ऐसा लगता है। सब कुछ अवेलेबल है उनके लिए अवेलेबल नहीं, वो सीखे मिलेनियल से है। हाँ। लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, जेनजी तो बहुत ज्यादा खोल है, उन्होंने अपनी डिफरेंट नेम्स रखे, सिचुएशनशिप, ये शिप, वो भी चीजें रखी है, सीखा मिलेनियल से ही है, बस वो नाम नहीं रख पाए, उन्होंने वो नाम दे लिए हैं। ये सब कुछ होता है और मिलेनियल्स की लाइफ में हुआ है, वहीं से आज तक मिलेनियल्स जो भी मैं तो जितने भी मिलेनियल्स के आसपास हूँ ना, एवरीबडी इज लाइक सिंगल, अनमैरिड, कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो कि उनको शादी करनी है नहीं करनी है, दे डोंट नो कि उनको चाहिए क्या है, उनको प्यार चाहिए लाइफ में या उनको प्यार नहीं चाहिए, नहीं उनको प्यार भी चाहिए लेकिन उनको चीट भी करना है, चीटिंग तो ऐसी होती है, मतलब उनके कुछ अलग ही थॉट्स है। तो आपको ये नहीं लगता जो आज की डेट में सिचुएशनशिप है वो पास्ट में फ्रेंड्स विद बेनिफिट था? हाँ था ना, वही है, अभी बस नेम चेंज हो गया, नेम चेंज किया उन्होंने, अपनी क्लासी वे में कर दिए क्लॉकेट, ये वो चीजें कर दे, उनका खुद का स्टाइल है भाई, ठीक है, हमको भी उल्टा अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाह भाई सही ला रहे हो, हम भी कर लेते हैं। सो शर्लिन, टैलेंट वर्सेस नेटवर्किंग एक्टिंग में ज्यादा क्या काम आता है? फर्स्ट नेटवर्किंग, देन टैलेंट।
मैम इट्स अ गेम राउंड। ओके, इसके अंदर दिस और दैट में आंसर आपको देना है, बॉलीवुड और ओटीटी। OTT। स्क्रिप्ट और स्टारकास्ट। स्क्रिप्ट। फेम और पीस। पीस। रोमांस और थ्रिलर। थ्रिलर। रील्स और मूवीज। मूवीज। डायरेक्टर और को स्टार। डायरेक्ट। मैम जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते या कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे होते तो आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? ओके, मैं कुछ नया नया सीखने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि आई लव पेंटिंग, स्केचिंग, तो मैं वो सब करती हूँ। व्हेन आई एम वेरी कंफ्यूज इन लाइफ, जब मुझे ऐसा लगता है मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में, तो कलर करता हूँ, पेंटिंग करती हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा PS5 खेलती हूँ। इतना अच्छे से खेलना नहीं आता, पर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और गिटार भी है, तो गिटार भी सीखती रहती हूँ। क्या आपके घर में भी पानी की प्रॉब्लम हो रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं यार, मेरे घर पे आप मुंबई में ही है ना? हमें मुंबई में तो, पर मेरे घर में पानी की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बस ये प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत गर्म पानी आ रहा है। बिना तो बिना पूरे फ्रीजर बॉम्बे में पानी की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। सच में मुझे अभी पता चली है। भारती सिंह मैम ने भी डाली थी वीडियो, उनके घर पे पानी की प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, वो मेरे घर पे आ सकती है। शर्लिन, किस इंसान ने आपकी एक्टिंग जर्नी में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किया? माय मॉम। मेरी मॉम ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। पहले नहीं किया, पहले उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो वही बोल रहे थे जो लोग बोल रहे थे। लोगों के लिए एक्टिंग इज, खासकर छोटे छोटे जगह पे जैसे जम्मू कश्मीर जैसे लोगों के लिए एक्टिंग इज की बहुत ही बोल्ड काम है। बहुत ही ज्यादा बोल्ड काम है ये। तो वहाँ पे क्या ही कर रही है, ऐसे कपड़े पहनने होते, ये करना होता है, वो करना होता है। कंजर्वेटिव टाइम में ये सोचते हैं, और यही बातें मम्मी को सुननी पड़ती है, क्योंकि वो बातें उनको सुननी नहीं पड़ती है ना, इसलिए हमको लगता है कि आप तो कुछ भी बोलते रहते हो। ऐसा थोड़ा ना होता है, क्योंकि वो हमारे कानों पे डायरेक्ट कोई नहीं बोल रहा ना, मम्मी के कानों पे आते हैं। फिर भी उसको सुनते सुनते भी वो अपने बच्चे पे ट्रस्ट करे और उनको सपोर्ट करे, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो शर्लिन, आपको लगता है कि आप कोई भी अपना ड्रीम फॉलो करते हो, सबसे ज्यादा आपके रिलेटिव्स या आपके जानने वाले आपको नीचे गिराते हैं? क्योंकि बाहर वाले लोग तो एंजॉय करते हैं आपकी सक्सेस, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, अरे यू आर एक्ट्रेस, सो आपसे वो पूछेंगे आपने इस एक्टर को देखा, उस एक्टर को देखा। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? नहीं, मेरी फैमिली में स्टार्टिंग में शायद उनको लगा होगा कि ये किस लाइन में जा रही है, ऐसा तो कोई है नहीं अपनी, यहाँ पे सब इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यही सब है। तो स्टार्टिंग में शायद उन्होंने क्वेश्चंस किए होंगे काफी ज्यादा। मैंने उन सारे क्वेश्चंस को इग्नोर किया है उस टाइम पे। मतलब मैंने सुना, एक कान पे भी नहीं आने दिया, कहते ना एक कान से आया दूसरे से निकाल दिया, मैंने एक कान में भी नहीं आने दिया। और मम्मी सुनती थी उस टाइम पे, तो मम्मी जब मेरे को कुछ बोलती थी कि वो ऐसा बोल रही थी, वो इग्नोर कर नाइस। अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? So, I wanted to start my business soon, this year, most probably. And I'm seeing myself as a entrepreneur in next 5 years. Wow. As an actor, acting तो मैं कर ही रही हूँ, but मुझे नहीं पता, मैं ना कोई चीज़ फोर्सफुली नहीं करना चाहती हूँ, और मैं अपने आप को प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ कि मुझे एक्टिंग में एक धुरंधर बनना ही बनना है। अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगेगी मैं करूँगी, पीसफुली करूँगी, प्रेशर के साथ नहीं करूँगी। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, मैंने कहा ना, ये मेरे लिए थोड़ी सी रियल लाइफ है। माई रियल लाइफ, आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन। तो मैं बहुत बिजनेस माइंडेड हूँ, और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, और साइड बाय साइड। सो थैंक यू मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने आपका ब्यूटीफुल मोमेंट्स लाइफ के हमारे साथ शेयर की। एंड जो भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं, हम ट्राई करते हैं अपने उनको कुछ एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे पाए, और आई होप आपको ये अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट्स ब्यूटीफुल, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। बहुत सारी चीजें और यादें मेरी वो हो गई, फ्रेश हो गई। मैंने काफी सारी किस्से आपसे शेयर की, जैसे कि वो कॉलेज के लड़कों वाले, एक दिया ये कर दिया, और जो भी छोटी छोटी चीजें, फिर लाइस कॉलेज की, अपने कॉलेज की चीजें, काफी सारी चीजें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड सो नाइस ऑफ यू टू होस्ट मी हियर
एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू बोथ। मैं चाहूंगी कि आपका पॉडकास्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़े, काफी ज्यादा व्यूज आए उसमें, काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े आपके, और अच्छे गेस्ट आते रहे आपके पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच शर्लिन हमारे चैनल पे आने के लिए। मुझे आज भी याद है जब मैंने आपको टेक्स्ट किया था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि आप रिप्लाई देंगे नहीं देंगे। एंड देन आपसे मिलने से पहले भी मैं क्या, अभी आपको किस सम टाइम होता है ना कि गेस्ट बहुत ज़्यादा रूड हो कि आप कैसे बात करेंगे, पर आपसे मिलने के बाद मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं अपने ही किसी दोस्त के साथ में बैठा हूँ। और मुझे आपसे मिलके इतना ज़्यादा अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, और यू आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। सो आप ऐसे ही अपने करियर में आगे बढ़ते रहें, आप अच्छे बिजनेस करें, और हम फिर से आपको बुलाएं एज ए एंटरप्रेन्योर हमारे चैनल पे। बिल्कुल डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू अनिमेश। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। बट आपने कुछ खाया नहीं। हाँ, आप बताइए आप क्या खाएंगे? मैं आपको वही जम्मू बताओ। के राजमा चावल खिला दूँ। जम्मू के राजमा मैं भी अच्छे बनाता हूँ, आप हमारे फ्लैग पे आना। चलो डन डेफिनेटली। जाइए। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हमारे स्टूडियो में थी मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट ग्रेशियस एक्ट्रेस शर्लिन दत्त। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, शर्लिन मैम को यहाँ पे देखकर, इनका पॉडकास्ट, इनकी बातें सुनकर आपको कुछ वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब बटन पर पुट कीजिए, अपने मुक्का दुक्का जो भी मार रहे हैं उसको फोड़ दीजिए, लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सो गाइज हम शर्लिन का इंस्टा आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप वहाँ से जाइए, उन्हें फॉलो कीजिए, उनका कंटेंट देखिए, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। मैं हूँ अनिमेश। मैं हूँ चिराग एंड थैंक यू।